दोस्तों अब हम लोग स्ट्रेट वायर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है जिसके अंदर करंट फ्लो जो कर रहा है वो हमारा कर रहा है आई, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज माई ए। ठीक है, जो साइड लेंथ है वो ए है। तो सेंटर ओ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सबसे पहले एक बात को हम रियलाइज कर लें, जो अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पर हमें एक फायदा मिलने वाला है, जो एक्चुअली चारों वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमारा सपोर्ट करेगा। यहां पर जो है वो अंदर होगा, ऊपर वाले पे ऐसे जा रहा है, होल्ड करो, इसमें भी अंदर आ रहा है, इस वाले पे नीचे जा रहा है, इस वाले पे भी अंदर जा रहा है, और इस वाले पे ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां पर भी अंदर जा रहा है। तो चारों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा यहां पर सपोर्ट करेगा, एंड ड्यू टू सिमेट्री हमारे चारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनका कंट्रीब्यूशन भी सेम ही आने वाला है। नाउ इफ आई सी फ्रॉम हियर, ये जो हमारा डिस्टेंस है दिस इज माई a/2, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। तो एक का जो कंट्रीब्यूशन आएगा B1 दैट विल बी μ0 बाई 4 पाई, डिस्टेंस है a/2 साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 plus 1/√2 that will be equals to √2. So that will be equals to √2 μ0 by 2 pi a. डायरेक्शन जो है वो हमारा अंदर है फॉर वन साइड, एक साइड के लिए ये होगा। ठीक है, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी सिंपली 4b1, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैंने आई तो लिखना ही भूल गया, सॉरी, so that will be simply equals to 2√2 μ0 I divided by pi a. So that will be the net magnetic field over here. डायरेक्शन जो है वो हमारा अंदर है। ठीक है, तो इसी बात पे अगर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे पास है एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन है, ईच साइड ऑफ ए करंट आई, तो फाइंड बी एट सेंटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एन साइडेड पॉलीगन के बारे में ध्यान देते हैं तो अगर हमारा टोटल एन साइड्स है तो सेंटर पे हमारा एन ट्रायंगल्स जो है वो भी तो हमारा बनेगा। तो यहां पर मान लो हमारे पास सेंटर है O, यहां से मैं बना लेता हूं, और यहां से हम साथ में परपेंडिकुलर जो है वो भी हम ड्रॉप कर देते हैं। तो हर एक टोटल एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो 2 पाई बनेगा, तो एक एक ट्रायंगल पे आएगा 2 पाई बाई n, तो हर एक साइड पे जो बनेगा वो हमारा बनेगा पाई बाई n। नाउ दिस लेंथ
इज नथिंग बट a/2। यहां पर अगर मैं l लिखता हूं तो यहां पर मैं सिंपली लिख सकता हूं a/2 डिवाइडेड बाई l, दैट इज इक्वल्स टू 10π/n। तो हमारे पास l आ जाएगा a/2 10π/n। तो एक साइड के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर मान लो हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, हमारा ऊपर आ रहा है, यानी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो B1 जो हमारे पास आएगा एक के चलते, दैट विल बी μ0I by 4πL into sine of π/n plus sine of π/n। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? सो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज μ0I by 4πA to 10π/n इंटू, ठीक है, L को मैंने ऊपर कर दिया तो 2 10π/n आ गया, इंटू 2 साइन π/n। सो एक वायर के चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है B1, दैट इज μ0I by πA into 10π/n into sine of π/n। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा P1 का वैल्यू। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो होगा हमारा NB1, दैट इज μ0I n by πA 10π/n into sin π/n। ये हमारे पास से B का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें तो डायरेक्शन जो होगा वो हमारा आउट ऑफ द प्लेन आने वाला है। ये हमारे पास सिंपली आ चुका है फॉर द इनसाइडेड पॉलीगन। ठीक है, अच्छा, नाउ कीपिंग perimeter fixed, पेरीमीटर जो है उसको फिक्स रखो। n is now increased, ठीक है, टोटल पेरीमीटर जो है उसको मैंने फिक्स किया कर दिया हूं। तो अगर मैं n को इंक्रीज करता हूं तो फाइंड B as n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा, टोटल पेरीमीटर हमारा फिक्स है। तो एक बात ध्यान दो, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो पॉलीगन gets converted to a circle। पॉलीगन जो है वो हमारा
सर्कल पे कन्वर्ट हो रहा है, हाँ कि ना। तो अगर मान लो सर्कल का रेडियस को मैं r बोलता हूं, तो रेडियस ऑफ सर्कल मान लो वो हमारा r है, तो 2 पाई r इज नथिंग बट NA। तो n का a का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 2 पाई r बाई n। इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन को हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालना है। तो B का जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई A और tan पाई बाई n और sin पाई बाई n, और एक के डिवीजन पे यहां पर हम पाई बाई n दे देते हैं, और यहां पर जो हमारा b आएगा दैट विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो वी कैन क्लियरली सी दिस विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2r को तो मैंने अलग कर लिया, tan पाई बाई n sin पाई बाई n, और इसको भी एक पाई बाई n दे दो, इसको भी एक पाई बाई n दे दो। n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो पाई बाई n टेंडिंग टू 0 है, तो tan x बाई x, x टेंडिंग टू 0 और sin x बाई x, x टेंडिंग टू 0, ये दोनों क्वांटिटी हमारा 1 है। तो B विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2r। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field at the center of circular wire। बाद में हम देखेंगे, ठीक है, जो यही वाला वैल्यू आता है, बट पॉलीगन का लिमिटिंग केस से भी हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2r आ चुका है। ओके दोस्तों, we have a uniform square frame of side length A and यहां पर इस वाले एंड से और इस वाले एंड पे दो हमारा कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का, डोंट वरी। और ये दोनों वायर जो है वो सेंटर O को एम कर रहा है, यानी इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट को हम पूरी तरीके से भूल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ये साइड लेंथ है A, यहां पे करंट एंटर कर रहा है I और यहां से करंट एग्जिट कर रहा है I। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर O पर, वो हमारा कितना होने वाला है। सबसे पहले बात ध्यान दो, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस को अगर मैं R बोलता हूं तो ऊपर का ये तीनों वायर का मिला के रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। So if we understand, ये जो करंट I है वहां पे हमारा दो पार्ट पे डिवाइड होगा, यहां पर जाएगा 3I बाई 4 और इन तीनों वायर के चलते जो फ्लो करेगा वो हमारा I बाई 4 करेगा। अच्छा, इन तीनों वायर के चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम ध्यान दें तो तीनों पे हमारा डाउन होगा, ठीक है, और इस वाले के चलते जो होगा ये हमारा आउटसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक वायर के चलते हमारा जो B1 होगा वो कितना होगा,
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए बाई 2 साइन 45 प्लस साइन 45। ये हमारा √2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा ये मेरे पास, म्यू नॉट आई यहां पर हो जाएगा मेरे पास 2 पाई ए, बोल ऊपर फिर से 4 आएगा तो 8 पाई ए इंटू √2। तो नेट जो बी हमारा अंदर घुस रहा है बी इन, सो दैट विल बी सिंपली 3b1, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3b1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3√2 म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। नीचे वाला जो बी आउट क्रिएट कर रहा है उस पर कितना हो जाएगा मेरे पास, बी आउट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी म्यू नॉट 3i बाई 4 पाई a बाई 2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड अगर हम ध्यान दें, ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक बार दिखा दिया, आगे में ये चीज ऑब्वियसली स्टेट करूंगा। ये आ जाएगा 3√2 म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए, ठीक है। तो बी नेट दैट इज बी इन माइनस बी आउट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी करंट के डिवीजन के चलते सेंटर पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा किसी भी हालत पर प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हमें ध्यान रखना है, द कनेक्टिंग वैट्स must aim at O for B to be equals to 0। अदरवाइज हमारा नहीं होगा। मैं एक केस करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये जो हमारा स्क्वायर फ्रेम में डिवीजन है उसके चलते तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जनरेट नहीं होगा, वो बात हम साबित कर चुके हैं। लेकिन मान लो हमारा कनेक्टिंग वायर्स अब मेरा कुछ इस तरीके से है। सो अगर हम ध्यान दें यहां पर, ये है हमारा O, तो ये वाला एंड से ये हमारा ये तो हमारा प्रैक्टिकली इंफिनिटी पर जा रहा है। तो इस वाले के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा बाहर की तरफ होगा, और इस वाले के चलते भी बाहर की तरफ होगा, और दोनों अगर हम ध्यान दें आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अंदर का जो लूप है उसके चलते डेफिनेटली 0 है, लेकिन बाकी जो हमारा नेट बी होगा दैट विल बी 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। बीटा को -45 पुट करना मत भूलना, ठीक है, -45। तो हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई पाई ए
1 माइनस 1/√2 इस वाले डायरेक्शन पे ये हमारा जीरो नहीं होने वाला है। तो दोनों के दोनों जो हमारा वायर है वो हमारा ऊपर एम करना चाहिए, अदरवाइज ये बात जो है वो हम नहीं लिख सकते हैं। इस बात को सबसे पहले हम रियलाइज कर लें। ओके दोस्तों, तो दो हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, दोनों के बीच का सेपरेशन है L, दोनों में करंट जा रहा है I1 और I2। पहले केस में दोनों का करंट हमारा सेम डायरेक्शन पर है, तो इनके बीच पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं P, तो हमारा P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम निकालते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में I1 और I2 हमारा ऑपोजिट होगा। अगर I1 और I2 दोनों को अगर मैं सेम ऊपर की तरफ ले लिया तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा अंदर होगा, पहले वाले के चलते, और दूसरे वाले के चलते हम साफ साफ देख सकते हैं तो ये हमारा बाहर की तरफ होगा। यानी B1 जो होगा दैट विल बी μ0I1 by 2πx, और B2 जो होगा μ0I2 by 2π L-x। तो अगर हमारा सेम डायरेक्शन पर है तो B जो आएगा दैट विल बी μ0 by 2π I1 by x by I2, और दूसरे वाले पे जब I2 को मान लो मैंने उल्टा कर लिया तो ऑब्वियस बात है उल्टा करने पर वो हमारा वापस अंदर की तरफ होगा, यानी सपोर्ट करेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन पर हमारा सपोर्ट करता है, तो μ0 by 2π I1 by x I2 into L-x। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट ग्राफिकल क्वेश्चन अब हम देखते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस पर ध्यान दो, ठीक है। क्या है हमारा, यहां पर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा है Z डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो दोनों जो है वायर हमारा ये मान लो Z एक्सिस है, इसके अलोंग हमारा ओरिएंटेड है, ठीक है। ये है हमारा X एक्सिस, और दोनों पे हमारा करंट जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है। अच्छा, बाय द वे किस तरफ हम पॉजिटिव Y मानेंगे, K क्रॉस I इज J कैप, तो Z क्रॉस I कर लो एक बार ऐसे, तो अंदर की तरफ जो है ये हमारा है, अंदर की तरफ पॉजिटिव Y डायरेक्शन हो रहा है। B को हम पॉजिटिव तब बोलेंगे अगर वो हमारा पॉजिटिव Y डायरेक्शन के अलोंग होता है, और नेगेटिव बोलेंगे अगर हम नेगेटिव Y एक्सिस के अलोंग हो। तो B वर्सेस X को अगर मैंने प्लॉट किया तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिला। ये ऑब्वियसली D पर हमें एक इनफाइनाइट तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड यहां पर एक पॉइंट पे हमें जीरो मिल रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये है हमारा -t। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमें यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा है वो हमारा पॉइंट P, और यहां पर जो हमारा मिनिमा है यहां का पॉइंट Q, ये P और Q का कोऑर्डिनेट जो है वो हमें इस इंफॉर्मेशन से निकालना है। योर आंसर कैन कंटेन ओनली D, नथिंग एल्स। अच्छा, सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, जो दोनों का करंट फ्लो जो है उसका डायरेक्शन क्या है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है दोनों सेम डायरेक्शन पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन होता तो बीच में कोई एक पॉइंट पर जीरो आता, ना कि इसमें लेफ्ट की तरफ जीरो आ रहा है। अच्छा, ध्यान दो, ये वाला करंट अगर ऊपर फ्लो कर रहा है तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो वो तो हमारा पॉजिटिव Y होता B, बट यहां पर एकदम पास पे तो नेगेटिव आ रहा है, इसके एकदम पास पे इसका इफेक्ट को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, यही जो बोल रहा है वही तो होगा। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो I1 डेफिनेटली इस तरफ कर रहा है। चेक कर लो,
यहां पर बाहर की तरफ हो रहा है, यानी बाहर मतलब नेगेटिव y, और ऑपोजिट डायरेक्शन पे तो डेफिनेटली फ्लो हो रहा है, तो यहां पर तो ये I2 है, एंड वो भी हमारा जस्टिफाइड है क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यानी नेगेटिव y आ रहा है। तो I1 और I2 का डायरेक्शन जो है वो हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिए। वो वाले डिसीजन के बाद अगला एक चीज पे अगर हम ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ्ट की तरफ 0 हो रहा है, यानी राइट वाला लेफ्ट वाले को ओवरपावर कहीं ना कहीं जो है वो तो हमारा कर रहा है, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, जिसका करंट बड़ा वो डोमिनेट कर सकता है। क्योंकि इसके अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर लेफ्ट की तरफ अगर हमारा 0 हो रहा है तो इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पर इक्वल आ रहा है। यहां इस वाले वायर से डिस्टेंस ज्यादा, इस वाले वायर से डिस्टेंस कम, तो एक बात तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, जो I2 मस्ट बी ग्रेटर देन I1। मैग्नीट्यूड वाइज सबसे पहले ये बात तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान दूं, अच्छा बी क्रॉस मानते हुए, क्रॉस बोलो, डॉट मानते हुए, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to d कितना हो जाएगा? इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली b इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x प्लस म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d माइनस x। दोनों में जो है ये हमारा डेफिनेटली बाहर की तरफ आ रहा है। अंदर वाला रीजन के लिए ये तो मैं लिख सकता हूं। अच्छा, b को अंदर मानते हुए फॉर x लेस देन 0 में क्या लिख सकता हूं? अच्छा, इस वाले के चलते ऊपर की अंदर की तरफ होगा, यानी पॉजिटिव होगा, और इस वाले के चलते जो होगा वो हमारा बाहर की तरफ होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो b विल बी सिंपली इक्वल्स टू इसके अकॉर्डिंग, यानी म्यू नॉट I1। यहां पे अगर मान लो कोई भी मैं जनरल कोऑर्डिनेट लिखता हूं, मैं अगर x दूरी पर देखता हूं कोई भी जनरल x माइनस म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d प्लस x। ठीक है, समझ में? अब x नहीं लिखना चाहिए, मैं कुछ और लिखता हूं इसको L। L यहां पे दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, L हमारा दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। L बेसिकली मेरा माइनस एक्स है, L इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो केवल इस वाले वायर के चलते ही आएगा, तो उसमें मैं वापस लिखने का कोई मेहनत जो है वो मैं कर नहीं रहा हूं, वो तो क्योंकि उस वाले पे तो कोई हमारा स्पेशल पॉइंट आ ही नहीं रहा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां वाले पे L इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू 0, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई D म्यू नॉट I2 2 पाई इंटू 2D। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, म्यू नॉट गॉन, 2 पाई गॉन, D गॉन, तो हमारे पास ये आ जाएगा I2 विल बी सिंपली 2I1। ठीक है, समझ में? राइट। तो I2 इक्वल्स टू 2I1 अगर आ गया है
अब मैं केवल और केवल I1 के टर्म्स में जो है वो मैं लिख रहा हूं। तो इस वाले के चलते जो हमारा B आएगा वो आएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई 1 बाई x 2 इंटू टी माइनस एक्स। ठीक है। सो ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट पर एट P dB by dx that must be equals to 0। dB by dx जो होगा that must be equals to 0। ये चीज तो हम साफ साफ लिख सकते हैं, राइट। तो dB by dx अगर हमारा 0 आएगा तो इन दैट केस में क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ओके। So what I can write is 1 by x square 2 by तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा, क्योंकि d माइनस एक्स और ये दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो x हमारे पास सिंपली आ जाएगा d बाई √2 प्लस 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x इक्वल्स टू, मैं अगर रैशनलाइज करके लिख दूं, √2 माइनस 1 इंटू टी। ठीक है। अब जो है लास्ट ये वाला केस पे हम आ जाते हैं। इस वाले पे अगर हम ध्यान दें, B हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई 1 बाई L माइनस 2 बाई D प्लस L। तो यहां पर जो है वहां पर हमें मिनिमा ढूंढना है। तो dB एट Q। सो अच्छा, ये वाले चीज को मैं लिख नहीं रहा हूं, वो तो ऑब्वियसली 0 में खत्म हो जाएगा। माइनस 1 बाई L स्क्वायर प्लस 2 बाई यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाई दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपली यहां पर d प्लस L का होल स्क्वायर, दैट विल बी 2L स्क्वायर। तो d जो हमारे पास आ जाएगा, d जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इफ आई सी क्या जा रहा है मेरे पास यहां पे, d प्लस L √2 माइनस 1 इंटू L। तो हमारे पास जो L आ जाएगा दैट विल बी d बाई √2, यानी दिस विल बी √2 प्लस 1 इंटू d। दिस विल बी √2 प्लस 1 इंटू d। रैशनलाइज करके लिख दो। तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज कोऑर्डिनेट ऑफ Q x इक्वल्स टू माइनस √2 प्लस 1 होल इंटू t। So that will be the value of the coordinate of Q।
तो दो अगर वायर है उसके बीच में उसके जो लाइन है उसके अलोंग क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चाएं अब हम लोग यहां पर कर चुके हैं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो इनफाइनाइट वायर है, दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है, दोनों जेड एक्सिस के अलोंग है। एक में जो हमारा करंट है वो हमारा इनटू द बोर्ड है और एक में जो हमारा करंट है वो आउटसाइड द बोर्ड है। दोनों इनफाइनाइट वायर है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है दोनों। वाई एक्सिस पे मेरा एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 0,a। तो सवाल ये है P पॉइंट पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कितना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट वायर। अगर हम ध्यान दें, ये वाला जो दूरी है वो है मेरा a√2। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम ध्यान दें यहां पे हमारा अंदर जा रहा है, तो थंब को इस तरफ रखते हुए अगर मैं फिंगर का कर्ल को देखूं तो यहां पे कर्ल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा वो हमारा इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव x और नेगेटिव y के अलोंग होगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, B1 का जो हमारा मैग्नीट्यूड है दैट विल बी μ0 I by 2 pi √2a। ये हमारा B1 होगा। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा 45 डिग्री और ये वाला एंगल जो है वो भी हमारा 45 डिग्री है। और इन दोनों को मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं तो दोनों हमारा 1/√2 हो जाएगा। साइन और कॉस दोनों हमारा 1/√2 है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट विल बी सिंपली इसको इंटू 1/√2 यानी ये 2 हो जाएगा। तो दैट विल बी μ0 I by 4 pi a I कैप प्लस j कैप। ये हमारे पास B1 वेक्टर हो जाएगा पहले वाले का। एंड नाउ अब दूसरा वाला करते हैं। यहां पर क्या है मेरे पास, थोड़ा एक बार वापस फिगर बना लेता हूं वरना गंदगी मच जाएगी। यहां पर करंट I ऐसे है, यहां पर हमारा पॉइंट है। तो साफ साफ अगर हम ध्यान दें, ये जो मेरी दूरी होगी वो है मेरा √3a + a का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हमारा 2a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल जो है इफ वी सी दिस इज माई 30 डिग्री। अच्छा यहां का मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ये हमारा प्लेन के बाहर आ रहा है, तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे पास साफ साफ इस तरीके से आएगा। ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल वापस हमारा 30 डिग्री है। सो B2 जो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज μ0 I by 2 pi into 2a। अब जो है सॉरी यहां पर मैंने एक चीज गलती किया था, सॉरी दोस्तों, माइनस j कैप। तो यहां पर जो हमारा B2 वेक्टर आएगा दैट विल बी μ0 I by 4 pi a। साइन 30 इंटू माइनस I कैप, cos 30 इंटू माइनस j कैप, यानी माइनस I कैप बाई 2 माइनस √3 बाई 2 इंटू j कैप। ये हमारा B2 वेक्टर आएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास जो नेट B वेक्टर आ जाएगा
that will be b1 vector plus b2 vector। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, आई कैप माइनस आई कैप बाई 2, यानी आई कैप बाई 2 और माइनस 1 प्लस √3/2 into j cap। So this is the net magnetic field at point P। मैग्नीट्यूड निकालने बोले तो वो तो भी निकाल देंगे, डायरेक्शन सब कुछ निकाल देंगे, उसमें तो दिमाग नहीं लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, दो infinitely long parallel wires say they carry current 8 ampere and 10 ampere in the opposite direction and distance between them is a 0.12 meter। Find the net magnetic induction। इसको मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं at P that is at a distance, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, 1.6 मीटर एंड 0.2 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वायर्स। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे देखने पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगता है, ये एंगल्स वगैरह निकालने में काफी तकलीफ का सामना होते हुए पहले नजर आता है, लेकिन तभी अचानक से हमें एक चीज दिखता है। तो ध्यान दो, जो 0.12 का होल स्क्वायर है प्लस 0.16 का होल स्क्वायर है, वो मेरा 0.2 का होल स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। सो अगर मैं फिगर को ढंग से ड्रॉ करूं तो ये वाले को मैं मान लेता हूं 8 एम्पियर वाले को इस तरीके से, और यहां पर मेरे पास 10 एम्पियर वाला ऐसा है, और जो मेरा पॉइंट P है, इफ वी सी, वो पॉइंट P एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, और ये हमारा 0.2 मीटर होगा। एंड दैट एक्चुअली इज अ लॉट। तो B1 का जो हमारा वैल्यू आएगा 8 एम्पियर के चलते, म्यू नॉट बाई 2 पाई 8 बाई 0.16 टेस्ला। और इसका अगर हम डायरेक्शन चेक करें तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1, वो हमारा ऐसे आएगा, और इसके चलते अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं, ये ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, यानी B2 हमारा ऐसे होगा, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर। अच्छा, इफ वी सी दिस एंगल इज 53 डिग्रीज, ठीक है। tan हमारे पास 4/3 आ रहा है, तो ये 53 डिग्री है, तो ये भी हमारा 53 है, ठीक है। ये भी जो हमारा है वो हमारा 53 डिग्री है, राइट। ओके, तो किस तरीके से आएगा, B2 का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, म्यू नॉट बाई 2 पाई 8 बाई 0.2 टेस्ला। अच्छा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁷। ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू, ये तो 50 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो है हमारा 2 इंटू 10⁻⁷। तो इसका जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10 माइक्रो टेस्ला, और दिस इज 40, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁷, तो 80 इंटू 10⁻⁷, यानी B2 हमारे पास आएगा 8 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। B1 तो हमारे पास केवल शुद्ध आई कैप के अलोंग है, और इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूं तो जो मेरा Bx आएगा
that will be B1 minus 8 into sin 53. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3.3 माइक्रो टेस्ला, लाइक दिस। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूं, फिर भी एक बार चेक कर लेना। और जो बी वाई आएगा वो हमारे पास आएगा 8 इंटू 3/5 24। तो हमारे पास जो नेट बी आएगा अंडर रूट 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर माइक्रो टेस्ला। तो हमारे पास अगर मैं 1.2 को बाहर कर लेता हूं तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा। तो मेरे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी 6 माइक्रो टेस्ला। ओके।